हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, यानी हमारी जो भारतीय भवन इतिहास है उसके अध्याय नंबर 2। नाम क्या है? तो समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। इसके अति लघुतरीय क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले आप लोग पूरे चैप्टर के बारे में विस्तार से समझा हमारे द्वारा। अगर आप वीडियो देखे हैं तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको बखूबी समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ से जितने भी अति लघुतरीय, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी होते हैं सबको हम लोग बारी बारी से समझते चलते हैं। तो चैप्टर में आपने क्या समझा था कि जो समाजवाद है इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने से। औद्योगिक क्रांति जैसे प्रारंभ होती है समाज दो खेमों में बढ़ जाता है, और उस समय जो इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने मजदूरों की स्थिति में काफ़ी सुधार किया, और धीरे धीरे आपने देखा कि बहुत सारे लाभ हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारे कानून पारित किए गए मजदूरों के हित में, जैसे फैक्ट्री कानून थी, फैक्ट्री अधिनियम थी, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुई। और इसको देखते हुए अन्य देशों में भी यही प्रचार प्रसार हुआ। तो आधुनिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स को। दोनों सेम है, ऐसे दोनों दो व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति का दो नाम है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर के काम किए थे, लेकिन आपका गूगल्स या किताब कहता है कार्ल मार्क्स। कोई बात नहीं, कार्ल मार्क्स ही लिख देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेडरिक एंगल्स भी हैं, वो भी हैं उनके साथ में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे तो वो साथ में थे उनके। इसके बाद हम लोग रूसी क्रांति के कई कारणों पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि वहाँ पर रोमनोव वंश का शासन था और उसके राजा थे जार निकोलस द्वितीय, जो अयोग्य निरंकुश थे। सबसे बड़ी बात होती क्या थी कि उनकी पत्नी जो जरना थी वो भ्रष्ट पादरी के हाथों की कठपुतली बन रखी थी, जिसके कारण हमेशा गलत गलत निर्णय राजा से वह करवाया करती थी, और पूरा राज्य अयोग्यता और भ्रष्टाचार से भर चुका था। परिणाम 1905 में क्रांति होती है, उसे दबा दिया जाता है। फिर 1917 में दो क्रांति होती है, जो मूल रूप से फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसके बाद लेनिन की सरकार आती है। लेनिन साम्यवाद को मानने वाले थे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शासन चलाने का प्रयास किया। स्त्रियों को पुरुष के बराबर शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें नौकरी का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया। सामाजिक सुधार किए गए, राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। उद्योग और जो मतलब उस समय कृषि थे सबको राष्ट्रीयकरण किया गया, जंगल का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन कोई खासा सुधार नहीं देखने को मिला। परिणाम लेनिन के खिलाफ भी आक्रोश की भावना लोगों में बढ़ने लगी। तो अंत में उन्होंने नई आर्थिक नीति लगाई। जब नई आर्थिक नीति लगाई तो काफ़ी सुधार हुआ, जो कि एग्जाम में पूछता है कि नई आर्थिक नीति यानी कि नीप क्या है। तो उन्होंने क्या किया था कि किसान या सामंतों को, पूंजीपतियों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। किसानों से जो जबरदस्ती कर वसूले जाते थे उसमें खासा छूट की गई कि भाई आपके उत्पादन का मात्र एक अंश ही लिया जाएगा, बाकी जो है आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से, साथ ही साथ जो मिल में 20 मजदूर से नीचे काम करते थे उन्हें भी क्या किया गया? स्वतंत्र कर दिया गया, उन्हें निजी घोषित कर दिया गया, कोई व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है। साथ ही साथ विश्व के देशों के साथ जो हमारी पुरानी संबंध थी, जो जार या करेंस्की द्वारा किए गए थे संधि, उसको निरस्त करके और नई संधि, व्यापारिक संधि बनाया गया, ताकि हम लोग यहाँ से व्यापार, विदेश व्यापार करें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि रूस ने एक बहुत शक्ति के रूप में तैयार होता है, और इसका नाम रखा जाता है सोवियत संघ, क्योंकि वो दुनिया का एक महान शक्ति के रूप में उभर कर आता है। और इसके परिणाम क्या होते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी देश होते हैं ना, वो देखता है कि रूस एक समय ऐसा था कि रोटी के लिए मुहताज था, और आज एक दुनिया के, विश्व का एक दूसरा महान शक्ति के रूप में उभर कर आया है। अर्थात साम्यवादी सरकार में कुछ तो खासियत है, जिसका परिणाम
दूसरे दूसरे देश जो पूंजीवादी देश थे उनमें भी साम्यवाद लगना शुरू हो जाता है, जैसे चीन है और अन्य देश थे, तो वो साम्यवाद को स्वीकार कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मात्र 5 वर्ष ही लेनिन अपनी शासन को अच्छी तरह से, 5 वर्ष तो छोड़िए, ऐसे तो वो 7 वर्ष रहे थे, लेकिन 1921 में न्यू आर्थिक नीति लागू हुई थी और 24 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 3 वर्ष ही रह जाते हैं और इसके बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आती है। स्टालिन भी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे, वो भी अच्छे तरह से राज्य को निभाते हैं और उस समय बहुत अच्छी उन्नति होती है। और सबसे उनकी खासियत क्या थी, कोल खोज उन्होंने लगाया था कि सामूहिक कृषि, कोल खोज का मतलब क्या था, सामूहिक कृषि, यानी राज्य की जो कृषि व्यवस्था थी ना उसको वो सामूहिक तौर से बढ़ाए थे। परिणाम क्या हुआ कि और देश काफ़ी उन्नत हुआ। अब सामूहिक कृषि क्या है, थोड़ा सा इसके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या करती थी सरकार कि जमीन आपका है, जमीन आपका है, लेकिन उस जमीन पर खेती हम कहेंगे करने के लिए। जैसे मान लीजिए विश्व में जिस चीज़ों की कीमत ज़्यादा थी, जिसकी मांग ज़्यादा होती थी, तो उस चीज़ को हम लोग खेती करवाते थे। वहाँ रूस पर सरकार स्टालिन क्या करती थी, पहले माइंड लगाती थी, देखती थी कि वर्ल्ड के किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, किसके खेती करने से हमें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, उस चीज़ की खेती वह देश में आज़ाद मतलब घोषणा कर देती थी कि इस चीज़ की खेती करिए, इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उस चीज़ की खेती वहाँ होती थी और उसको क्या करते थे, वर्ल्ड के मतलब बाज़ारों में वो बेचा जाता था, विश्व बाज़ार में, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता था। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ क्या होता है कि देखते हैं कि जैसे मक्का किया तो सब किसान मक्के कर देता है, परिणाम होता है कि वो 8 रुपये किलो हो जाता है। आलू किया तो आलू कर दिया तो रुपया के 10 किलो आलू हो जाता है। ये स्थिति बेकार थी। तो वो क्या करती थी, देखती थी कि भाई किस चीज़ की खेती करें ताकि विश्व के बाज़ार में हम आसानी से और महंगे दर पर बेच सकें। तो स्टालिन उसी की खेती करवाती थी सामूहिक रूप से, तो ये कहलाता था कोल खोज। परिणाम हुआ कुछ ही दिनों में और विकसित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद जो एक निकिता नाम की एक मतलब राजा आते हैं, तो खुरचेप जो भी हैं, तो वो क्या होता है कि देश को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं और साथ ही साथ उस समय अमेरिका और या अन्य देश जो थे इन पर दबाव बनाए हुए था। परिणाम यह क्या होता है, एक विघटन हो जाता है, 15 छोटे छोटे देशों में यह टूट जाता है। अब सोवियत संघ न रह करके बन जाता है सीधे रूस, जिनकी राजधानी मास्को थी। वर्तमान अभी भी वह दुनिया के देशों में अच्छा है, लेकिन पहले वाली स्थिति अब उसकी नहीं रही। तो इस सब के विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे। ये तो हमारा शॉर्ट संक्षेप में क्या था, हमारा फिल्म का क्या कहते हैं उसको जी, टेलर कहते हैं। लेकिन अभी फिल्म देखने से पहले, ठीक है, फिल्म देखने से पहले एक छोटा सा हम लोग झलक देखते हैं। लोग पूछते हैं तुमने ऐसा क्या देखा, लोग पूछते हैं तुमने उसमें ऐसा क्या देखा। भाई मैंने जवाब दिया, देखने के बाद किसी को देखा ही नहीं, यानी कि हमने उसको देखा, उससे इतना न लगा हुआ कि हमने किसी को देखा ही नहीं। चलिए जो भी है, नहीं समझे, छोड़िए, हटाइए, चलते हैं। नहीं नहीं अब नहीं चलेगी, अब टेलर खत्म हो गई, अब नहीं होगी। चलते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है समझते हैं। कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं, जार। अच्छा ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछता है कि जार का अर्थ क्या होता है, सम्राट नहीं राजा। कोई दिक्कत, पानी का बर्तन मत कर लिख दीजिएगा, जार का मतलब होता है ऐसे पानी का बर्तन या वो डब्बा खचकारा वाला। चलिए जैसे हम लोगों के यहाँ लो ना बर्तन ले जाता है वो अचार उचार रखने के लिए, वो भी जारे कहलाता है। खाली हो गया 2-3 को जिनको लेना है ले लीजिएगा। रूस में किस राजवंश का शासन था, किसका है भाई, रोमनोव। क्या है, रोमनोव वंश। रूस में किसका शासन था, किस वंश का। अच्छा एक बात और, हम लोग पहले वाली वीडियो में देखे थे, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं पढ़े थे, तो इसमें जब पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में एक शासन व्यवस्था थी, किस वंश की थी, किसकी थी, ना बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में किसका शासन था, बुर्बो वंश। बाद में किसका आया था, आर्लियंस वंश का, नहीं। अच्छा ठीक है। रूस की संसद का क्या नाम था, रूस की संसद का क्या नाम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। रूस में कृषि दासता प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी, 1861 में। सब याद है, ऑब्जेक्टिव में भी है तो इसीलिए याद है। राम पुटिन कौन था, एक भ्रष्ट पादरी, एक भ्रष्ट बदनाम पादरी था। मैंने वो ना राज्य का ना
भलाई नहीं सोचता था, वो अपनी भलाई की बात करता था। देखिए क्या होता है ना कि सबका अपना अपना हित की बात होती है, और जब दूसरे के हित की बात सोचोगे ना तो अपनी हित हक जो है ना थोड़ा सा कम होता है। कभी घर में देखे हैं, क्या घर में देखे हैं, जब आपकी माँ खाना बनाती है, आपके पिताजी के लिए, आपके लिए अलग अलग थाली में देगी, सब्जी अलग से, चावल दाल अलग अलग नहीं, अलग अलग देती है परोस करके, है ना। लेकिन अपने जब खाने की बारी आएगी तब वही वाला जो है जिस बर्तन में रखती है सब्जी, जिस बर्तन में दाल रखती है, बाटी कटोरी, ओकरे में भात रख के दाल रख के बस बैठ जाती है पत्नियां मार के खाने के लिए। देखिए ये क्या है, उनका अपना जो है थोड़ा सा अलग से स्टाइल है, क्या है कि नहीं। तो ये हमारे घरेलू क्या है, दायित्व है। लेकिन ये राम पुटिन जो था ना, वो एक तरह का जवाबदेही व्यक्ति नहीं था, देश का व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, लेकिन जवाबदेही नहीं था, वो भ्रष्ट, उसको कहिए भ्रष्ट, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग, राम पुटिन कौन था, तो एक बदनाम और रहस्यमय पादरी, यानी भ्रष्ट पादरी था। क्या हुआ, कस के बोलिए ना हो। अच्छा, मम्मी को बोलिएगा कि सबका हो गया है, 3 गो का और बच गया है, ठीक है ना, हम उठते हैं तो कर देंगे। हमको लगा 1 गो उसमें झोला में था, झोला खोले तो उसमें बहुत आदमी का था, तो 3 गो का कर दिया है काम, बाकी का हो गया, 3 गो बचल है।